तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के अंतर्गत पिछले सेशन में मैंने आपको उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण करवाना शुरू किया था। अब देखिए, राजनीतिक मानचित्रण में आप लोगों को जिले और मंडल तो याद हो गए, और साथ ही मैंने आपको एक मेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न भी जो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित करने को लेकर प्रस्तावित किया गया था। उत्तर प्रदेश को कई राज्यों में विभाजित करने की जो योजना थी उससे जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न मैंने आप सभी को जोड़ करके उत्तर प्रदेश का बताया था। तो ये बात हमारी पिछले सेशन में हुई थी। आज के सेशन में मैं उत्तर प्रदेश का भौतिक मानचित्रण पहले करूंगा। अभी देखो, राजनीतिक से जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं, बट उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि मैंने एक बार राजनीतिक मानचित्रण आपका करा दिया, आपके दिमाग में सारे मंडल और सारे जिले बहुत आसानी से बैठ गए। मैंने आपको एक तरीका दे दिया, फॉर्मेट दे दिया कि किस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश के सारे मंडल और सारे जिले याद करने हैं। यदि आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कोई समस्या तो नहीं होने वाली। ठीक है, अब दूसरी विषय वस्तु जो हमारी है वो है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें राजनीतिक मानचित्रण से जुड़ी हुई कुछ बात, उसके नेक्स्ट सेशन में फिर भौतिक मानचित्रण से जुड़ी हुई कुछ बात, एक क्रमवार। मेरा प्रयास यही है कि क्लास में आपको चीजें याद होती जाए, तो क्रमबद्धता के साथ चीजों को जहां पे मुझे लगेगा कि इसको अब पढ़ाना है, इसको अब पढ़ाना है, बहुत सारे तथ्य और फैक्ट दोनों को लेकर के मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा। अब देखो, मेंस में भी एक ये प्रश्न बन सकता है और बनना भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये एक मेंस में क्वेश्चन बनेगा ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की एक एक विषय वस्तु को समझेंगे। देखो, अब यहाँ पे आप मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं चीजों को आपको बोल बोल के लिखवाऊंगा। ये आपका काम होना चाहिए कि आप चीजों को जैसे जैसे मैं बताता जाऊं आप लोग क्या करिए, आप लोग लिखते जाइए, साथ साथ में लिखते जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। जो जो चीजें मैं समझाऊं, क्योंकि मैं वो चीज आपको याद करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, तो आपको अपनी समझ के हिसाब से चीजों को लिखते जाना है और क्लास में याद करते जाना है। ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि मैं एक एक आपको बोलूं फिर लिखवाऊं, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा और चीजें उतना फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। हम क्लास में लिखने के साथ साथ याद करने का प्रयास करना है। तो साथ साथ जहां पे आपको लगता है कोई भी चीज मैं यहाँ पे बनाता हूं, दिखाता हूं, आप लोग एक ब्लैंक मानचित्र रखिए उत्तर प्रदेश का, आप भी मेंशन करते जाइए, आप भी बनाते जाइए उसी गति के साथ जिस गति के साथ मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा आप सभी से आग्रह है। तो चलिए, अब उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन। अब पहले समझने का प्रयास करते हैं और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश को एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शुरू करूं, मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं इत्मीनान से पहले समझना है। देखिए, ये आपका मानचित्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, और इस मानचित्र में मैं उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करूंगा। देखिए, इससे पहले जब उत्तराखंड था तो उत्तराखंड में देखा जाए तो फिर 4 भागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जाता था, लेकिन सन 2000 से उत्तर प्रदेश तो अब रहा नहीं। जब उत्तर प्रदेश है नहीं तो उत्तर प्रदेश, वो माफ करेगा, उत्तराखंड नहीं है, तो अब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कई सारे बुक्स में आपको 3 भाग मिलेंगे, कुछ में 4 भी मिलते हैं, तो आपको मैं 3 भाग ही आपको एग्जाम हॉल पे जाके लिख के आने। तो 3 भागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जाता है भौतिक तौर पे। देखिए, आपको पता है कि ऊपर जो है हिमालय पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तराखंड और नेपाल वाले क्षेत्र में यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय है, फिर यहाँ पे नेपाल में हिमालय है। ठीक है, कई सारी श्रेणियां हैं इसकी। तो हिमालय शिवालिक का पर्वत पादीय क्षेत्र जो है, जहां पर नदियां क्योंकि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना और गंगा की सहायक नदियां जितनी भी हैं, बहुत सारी स्थानीय नदियां हैं, स्रोत सबका हिमालय ही है, हिमालय से ही नदियां निकलती हैं। तो नदियां अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर लेकर के आते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत सारे कंकड़ पत्थरों को लेकर के नीचे आ जाती है। ठीक है, और जो पर्वत पादीय क्षेत्र है
जैसे मान लीजिए ये आपका हिमालय है, हिमालय के बारे में आप जानते हैं, एक बृहत हिमालय है, फिर आपका लघु हिमालय है, फिर आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है, और इसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे बोल्डर्स, पत्थर जो है आपके जमा होते हैं। तो ये पथरीला क्षेत्र को बोलते हैं भाबर क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? भाबर से क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखें तो ये पूरा का पूरा सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर देवरिया तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पर नदियों द्वारा बड़े बड़े बोल्डर्स लाए जाते हैं, बहुत सारे पत्थर और कंकड़ों को लाया जाता है और इस क्षेत्र में जमा कर दिया जाता है। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी का पर्वत पादीय क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं भाबर क्षेत्र। क्या है सबसे ऊपर? भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। कोई समस्या नहीं आनी है, आराम से धीरे धीरे चीजों को समझते जाना है और मैं आपको लिखवाता जाऊंगा उसी हिसाब से चीजों को। ठीक है, तो पहला क्षेत्र आपका भाबर प्रदेश है। भाबर के बाद अचानक से क्या होता है, एक समतल मैदानी क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, और अचानक से नदियां, भाबर क्षेत्र में चूंकि इतने सारे पत्थर होते हैं तो नदियां यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, पत्थर के नीचों से बहती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि नदी आ रही है और अचानक से विलुप्त हो गई, गायब हो गई। लेकिन उसके बाद जो समतलीय क्षेत्र आ जाता है, मैदानी क्षेत्र आ जाता है, वहां पे नदियां अचानक से प्रकट हो जाती हैं। और प्रकट होने के बाद वहां पे नदियां पहाड़ों से लाई हुई, पत्थरों से लाई हुई गाद को जमा कर देती हैं, वहां से लाए गए दलदल को जमा कर देती हैं और महीन अवसादों को जमा कर देती हैं। तो दलदली और गाद मिट्टी वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर एक डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं तराई रीजन। क्या बोलते हैं यहाँ पे? तराई क्षेत्र। तो दूसरा क्षेत्र है यहाँ पे तराई क्षेत्र। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे नदियां प्रकट हो जाती हैं और एक तरीके से दलदली, और तो ये आपका पूरा का पूरा एक रीजन ये डेवलप होता है। ऐसे ही मानचित्र आपको बनाना है। जब एग्जाम हॉल पे ये क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको मानचित्र जरूर बनाना होगा। ज्योग्राफी से जुड़ी हुई चीजों का मानचित्र जितना जल्दी बना देंगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। तो दूसरा है आपका तराई रीजन, तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई के बाद आपको पता है चूंकि नदियां प्रकट हो जाती हैं, पहले अब यहां पे ध्यान समझिएगा, यहां से नदियां निकली और नदियां निकलने के बाद यहाँ पे विलुप्त हो गई, यहाँ पे नदियां प्रकट हो गई। ठीक है, प्रकट होने के बाद इस पूरे क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां जो पहाड़ों से निकलती हैं वो आकर के यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं। तो ये नदियां बहुत सारे अवसादों को लेकर के आती है अपने साथ, बहुत सारी मिट्टी और गाद लेकर के आती है। तो मिट्टी और गाद लाने के बाद इन नदियों के द्वारा यहां पर प्लेन्स का निर्माण किया जाता है। प्लेन मतलब मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है जो कि नदियों के द्वारा बनाया जाता है, गंगा और यमुना नदियों का। तो दूसरा जो क्षेत्र है आपका गंगा और सहायक जो इसकी नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है, इसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ये आपका क्षेत्र यदि मैं बोलूं तो ये लगभग आपका यहां तक है, ये पूरा प्लेन है, ये सारे प्लेन्स हैं आपके, ये वाला क्षेत्र यहाँ, ये मध्य वाला क्षेत्र आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, नंबर 1 है भाबर एवं तराई क्षेत्र, नंबर 2 है आपका गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे यहां पर आप देखेंगे, थर्ड जो आपका नंबर है, ये है आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यहां पर बुंदेलखंड अपलैंड क्षेत्र है आपका, मिर्जापुर हिल्स है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भी कुछ हिस्सा है, कैमूर हिल्स है। तो यहां पर प्राचीनतम नीच चट्टानों से निर्मित हुई शंकाकार टीले बुंदेलखंड बघेलखंड के पठारी क्षेत्र है यहां पर। तो बुंदेलखंड, इसको हम बोलेंगे दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तीसरा भाग है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पठार है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को हम
तीन भागों में, तीन भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। पहले तीन प्रदेश याद कर लीजिए साथ में। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा है आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। और गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र को हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला है यहाँ पे ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। दूसरा है मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। और तीसरा है पूर्वी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान। इसको भी तीन भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। या गंगा यमुना मतलब ऊपरी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र या पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर ये गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है, ठीक है, समझ रहे हैं। थोड़ा सा ये जो आपका इधर मथुरा वाला क्षेत्र है, मथुरा वाले क्षेत्र में वर्षा सबसे कम होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, ये वाला रीजन, ठीक है। मथुरा रीजन में सबसे कम वर्षा होती है और इसलिए ये एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। तो ये भी एक मैदान ही है, बट यहाँ पे यह है कि वर्षा कम होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। कभी एक प्रश्न ये भी पूछा जाए तो आप आसानी से बता दें। तो ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। दक्षिण का पठारी और कुछ पहाड़ियां भी हैं यहाँ पे, जैसे कैमूर हिल्स बताया, विंध्यन हिल्स बताया। तो यहाँ पे कुछ पहाड़ियां भी हैं आपकी, मिर्जापुर हिल्स हैं। तो दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। तो तीन भागों में पहले इसको याद कर लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, रट लेना है। क्वेश्चन जैसे ही आपका आता है कि उत्तर प्रदेश की भौतिक प्रदेशों को विभाजित कीजिए, तो बहुत आसानी से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश को तीन भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। आसानी से कर देंगे, आसानी से इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब एक एक करके इनकी विशेषताएं आपसे पूछेगा कि भाई इनकी विशेषताएं क्या हैं, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखो उत्तर प्रदेश की जलवायु पे नहीं आ रहा हूं मैं, लेकिन तब भी मैं सिर्फ आपको इस चीज को, प्रश्न के उत्तर को लिखने में सक्षम बनाऊंगा कि आप लोग जो है कम से कम वहां पर जाकर के एग्जाम हॉल पे भौतिक विभाजन से जुड़े हुए प्रश्नों को ना छोड़े। इसके बाद जलवायु वाला मैं बाद में टॉपिक बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, ठीक है, उस पर बाद में देखेंगे। अब देखो यदि हम भाबर और तराई क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले भाबर और तराई क्षेत्र। अब आपके दिमाग में होना चाहिए यहां पे कौन सा शहर है सबसे ऊपर, सहारनपुर। यहां पे कौन सा है सबसे किनारे, गोरखपुर मंडल है ना। गोरखपुर मंडल पे यहीं पे देवरिया भी था, कुशीनगर भी था, बिहार से बॉर्डर सीमा साझा करता है। तो सहारनपुर से लेकर, अब देखो जिलों के नाम क्यों मैंने पहले याद करा है, क्योंकि अब जिलों के नाम आएंगे तो अब लिखेंगे कैसे आप लोग। लिखना भी बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि अब आपको लिखना है भाबर और तराई वाले क्षेत्र के बारे में। तो बहुत आसानी से लिख दो कि भाबर और तराई क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूरब में देवरिया और कुशीनगर तक क्या है, अवस्थित है। एक पतली सी संकीर्ण पट्टी है जो भाबर और तराई क्षेत्र कहलाता है। भाबर क्षेत्र कैसा, देखो भाबर और तराई में अंतर है। पहले मैं भाबर और तराई में आपको स्पष्टता को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। भाबर क्षेत्र क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित, जिसका निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से, बोल्डरों से, कंकड़ों से हुआ है, वो है भाबर क्षेत्र, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी ये आपका ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जिसका निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से हुआ है, कंकड़ों से हुआ है, भाबर क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र कहां पे है, तराई क्षेत्र आपका भाबर के दक्षिण में अवस्थित है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में अवस्थित है, जिसका निर्माण नदियों के निर्माण, नदियों द्वारा परिवहित क्षेत्र से होता है। जब नदियां यहां पर जो है फिर से आ जाती हैं तो ये एक दलदली क्षेत्र है। यहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है भाबर प्रदेश का, और तराई प्रदेश का निर्माण हुआ है नदियों द्वारा परिवहित औषधि निक्षेप से, दलदल से। ये एक दलदली नमी युक्त जगह है,
कैसा है तराई प्रदेश? नमी युक्त जगह, जहां पे नदियां फिर से प्रकट हो जाती हैं, तो ये क्षेत्र कैसा होगा? नमी युक्त होगा। सिंपल सी बात है। तो फिर से एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहला भाबर और तराई क्षेत्र, नंबर 2 गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, नंबर 3 दक्षिण का पठारी क्षेत्र। सिंपल सा है। तो तराई एवं भाबर के क्षेत्र दक्षिण में अवस्थित हैं, जिसका निर्माण नदियों द्वारा परिवहित अवसादी निक्षेप से हुआ है। नदियों द्वारा परिवहित अवसादी निक्षेप से हुआ है। नदियों द्वारा परिवहित अवसादी निक्षेप से हुआ है। ठीक है। तराई नदियां फिर से प्रकट हो जाती हैं, भाबर में नदियां क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो पत्थर के नीचे से नदियां बहती हैं। जब कभी भी आप जाइएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहां पर आप देखिएगा नदियां जब निकलती हैं, तो नदियां कहीं ना कहीं पे, जब आप नदी बेसिन वाले क्षेत्र में जाएंगे, कहीं पे कोई झरना या कुछ भी है, तो आप पाएंगे बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं। तो नदियां क्या है, उनको अपने साथ, क्योंकि पर्वत में आपको पता है कि पर्वत है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, और कोई भी चट्टान टूटेगी, फटेगी, कटेगी तो नीचे ही आएगी, पर्वत पादीय क्षेत्र में आएगी। और नदियां चूंकि एक परिवहन का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, तो ये अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से लेकर छोटे छोटे अवसादों को क्या करती रहती हैं? परिवहित करती रहती हैं। ठीक है। तो पहला तो भाबर के बारे में मैंने क्या बताया? भाबर शिवालिक के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है। जिसका निर्माण बड़े बड़े बोल्डर से हुआ है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से हुआ है। तराई भाबर के दक्षिण में अवस्थित है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा परिवहित अवसादी निक्षेपों से हुआ है। जो दलदल है, जो नमी है, जो नदियां अपने साथ अवसाद लाती हैं, उसके। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक भाबर का। ठीक है। भाबर की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पूरब में धीरे धीरे कम होती जाती है। पश्चिम में लगभग 34 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, 34 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम आते हैं यहां पे, तो इसकी चौड़ाई कम होती रहती है। ठीक है। तो भाबर आपका पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ आते हैं, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तराई का विस्तार भी सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक ही है। भाबर के समानांतर आपका यह विकसित है, और इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। 80 से 90 किलोमीटर पश्चिम में चौड़ाई है इसकी। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर। लेकिन यहां पे एक अंतर है, ये पूरब में ज्यादा चौड़ा है, जैसे जैसे पश्चिम की ओर आते हैं वैसे वैसे कम हो जाता है। ठीक है। तो पूरब में लगभग 80 से 90 किलोमीटर, और जैसे जैसे पश्चिम में आते हैं तराई रीजन कम होता जाता है ये। तो यहां पे ये आपका एक चौड़ाई इसकी ज्यादा है। ठीक है। यहां पे ये आपको धीरे धीरे कम होती जाती है। और भाबर क्या है, यहां पे ज्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे हम, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है ये दोनों चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नदियां क्या है, भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, और तराई क्षेत्र चूंकि समतल है, तो समतल होने के बाद पुनः नदियां प्रकट हो जाती हैं, और प्रकट होने के कारण से जमीन नमी युक्त हो जाती है और दलदली हो जाती है। ठीक है। नमी युक्त और दलदल में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। भाबर क्षेत्र में बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, और भाबर क्षेत्र में एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, कृषि नहीं किया जा सकता है। तराई रीजन में क्या है, अवसाद बहुत ज्यादा है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए कृषि संपन्न क्षेत्र माना जाता है। बताएं, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो भाबर, तराई और मैदान पर्वत पठारी क्षेत्र में इसको वर्गीकृत किया जाता है। भाबर क्षेत्र जो है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पे नदियां प्रकट हो जाती हैं। तो भाबर और तराई में अंतर समझ में आया कि भाबर और तराई क्या है दोनों की। ठीक है। तो ये आपको बेसिक अंतर आपको समझना है। अब मैं आपको भाबर और तराई रीजन के बारे में और विशेषताएं बता रहा था कि और क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर हो सकती हैं। देखो, जो तराई रीजन है, तराई रीजन में बहुत सारा, मतलब एक फॉरेस्ट एरिया डेवलप होता है यहाँ पे। ठीक है। कभी भी आप आएंगे तो जैसे आप जाएंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है आपका, है ना। जैसे आप उत्तराखंड में देखेंगे तो रामनगर वाला क्षेत्र है, वो बिल्कुल तराई रीजन ही है। वहां पे अब उसका नाम चेंज हो गया, जिम कॉर्बेट का नाम बदल दिया, रामगंगा नेशनल पार्क शायद मेरे ख्याल से कर दिया है।
तो अब रामगंगा नदी उसके अंदर से बहती है, तो उसी के द्वारा वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट डेवलप किया गया है। तो नदियां हैं, तो नदियों के नाम, नदियां जो है वहां पे उनकी जो बेसिन है वहां पे उनकी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। तो घने फॉरेस्ट आपको दलदली क्षेत्र में मिलेंगे, नमी युक्त क्षेत्र में मिलेंगे, तराई रीजन पे मिलेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और तराई क्षेत्र में गन्ना की फसल बहुत ज्यादा होती है, तराई क्षेत्र में गेहूं की फसल बहुत ज्यादा होती है, धान की फसल बहुत ज्यादा होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए पूरा का पूरा ये बेल्ट कितना ज्यादा एग्रीकल्चर में, एक तो हरित क्रांति एक बड़ा रीजन है, नहीं तो सहारनपुर मुजफ्फरनगर खूब खूब गन्ने की खेती होती है। आप जाइए कभी भी तो आप यहाँ मुरादनगर के आगे से जैसे मेरठ की तरफ से जाएंगे तो मेरठ और ये मुरादनगर सहारनपुर ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला बेल्ट है मेरठ मंडल के ऊपर पूरा गन्ना बहुल क्षेत्र है। गन्ने के ट्रैक्टर आपको अगल बगल से चलते हुए दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई हैं गन्ने की। तो ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र, दो के बारे में समझ में आई बात, ठीक है। लिखने में क्या सक्षम हो जाओगे, मैं क्योंकि एक क्वेश्चन भी दूंगा इसको लेकर के, क्या लिख पाएंगे आप इसका क्वेश्चन लिख लेंगे भाबर और तराई को लेकर के। फैक्ट मैंने 3-4 फैक्ट बताए, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं बताए। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोगों की क्या स्थिति है, ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, दो गंगा यमुना दक्षिण, हाँ भाबर एवं तराई, गंगा यमुना और दक्षिण पठारियों पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना सभी लोग। ओके तो ये एक विषय हो गया। दूसरा आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में जो यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र है ये नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। इसको 3 भागों में विभाजित किया है मैंने, पहला तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान या पूर्वी गंगा का मैदान, ठीक है। गंगा नदी मुख्य नदी है इसलिए हम गंगा के मैदान के रूप में इसको देखते हैं। यहां पे नदियों के द्वारा अवसादीकरण सबसे ज्यादा किया गया है और ये सबसे ज्यादा उर्वर प्रदेश है, सबसे ज्यादा उर्वर प्रदेश है, ठीक है। और यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मथुरा और आगरा इन 2 क्षेत्रों को छोड़ दे, वैसे मथुरा से भी यमुना नदी बहती है, आगरा और मथुरा दोनों पे यमुना नदी है, लेकिन चूंकि वो क्षेत्र राजस्थान से लगा हुआ है, भरतपुर वाला संभाग जो आपका है, भरतपुर संभाग से पूरा का पूरा क्षेत्र लगा हुआ है, तो यहां पर थोड़ा सा अरावली पर्वत श्रेणियों का भी एक पुट मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अनेक लाल पत्थरों वाली पहाड़ियां मिलती हैं। बाकी समग्र भूभाग जितना भी है ये वाला क्षेत्र छोड़ दें, यहां पर पर्वत श्रेणियां हैं, बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पर्वत, जैसे गोवर्धन का नाम ही आप जाएंगे तो मथुरा में आपको मिलेंगे गोवर्धन पर्वत। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी का थोड़ा सा पुट है, यहाँ पे लाल लाल पत्थर पहाड़ियां यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, राजस्थान वाला पुट है। बाकी पूरा क्षेत्र देख लें तो समतल है, पूरा का पूरा क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, पूरा समग्र भूभाग समतल है। अब यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। यदि इसकी लेंथ की बात करें तो इस मैदान की लेंथ आपकी 500 किलोमीटर है, पूरी की पूरी लेंथ है 500 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 500 किलोमीटर लंबा है। और लगभग ये माफ करिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, पूरे की नहीं है, मैं पूरा बता डाला, पूरा नहीं, ऐसे तो यहां तक ये ऊपरी गंगा का मैदान 500 किलोमीटर के आसपास आपका लंबाई है इसकी, ऊपरी गंगा के मैदान की लंबाई 500 किलोमीटर के आसपास टोटल इसका विस्तार है और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये आपका अवस्थित है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये जो है आपका मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो है आपका, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी सहायक नदियां चूंकि प्रवेश कर जाती हैं तो ये ज्यादा हरा भरा, मतलब जल की प्राप्ति मध्यवर्ती प्रदेश को ज्यादा होती है पाया जाए। लेकिन ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शीतकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। गेहूं की फसल आप देखते हैं ना, ज्यादातर यहां पे गेहूं बहुत ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में वैसे हर जगह गेहूं होता है, लेकिन शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, तो शीतकाल में पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
दिसंबर जनवरी के महीने में। लेकिन ये क्षेत्र जो आपका है मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र को जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तब वर्षा बहुत ज्यादा मिलती है। तो नदियों के साथ साथ यहाँ पे मानसूनी वर्षा का प्रभाव ज्यादा होता है पूर्वी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में। इधर बंगाल की खाड़ी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और इधर बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इस तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये शायद आपको अभी समझ में ना आई थी, ज्योग्राफी की क्लास आपने की है तो आप समझ जाओगे मानसून को। तो मानसून का आगमन जब होता है तो बंगाल की खाड़ी की शाखा ज्यादा वर्षा यहाँ पे कराती है, फिर वर्षा यहाँ पे कराती है, फिर धीरे धीरे कम होती रहती है उसकी इंटेंसिटी। जो अरब सागर की शाखा है वो वर्षा नहीं करा पाती है क्योंकि ये पूरा का पूरा अरावली के पैरेलल पड़ जाती है, समानांतर पड़ जाती है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ में इस क्षेत्र को वर्षा मिलती है, लेकिन तभी आप देखेंगे ये ज्यादा हरा भरा आपको क्षेत्र दिख रहा है। ठीक, दूसरा यहां पे हरित क्रांति का प्रभाव ज्यादा हुआ है, नहरें बनाई गई हैं, अपर गंगा कैनाल आपकी पूरा गंगा नदी से बनाई गई है। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा गाजियाबाद के बगल में मुरादनगर पे अपर गंगा कैनाल, बुलंद जो माफ करेगा बुलंदशहर है, वो यहाँ पे अपर गंगा कैनाल है। तो अपर गंगा कैनाल नहरें बहुत सारी हैं इस पूरे क्षेत्र में और ये क्षेत्र इस हिसाब से डेवलप है आपका। ठीक है, और जो पूर्वी मैदान है आपका 3 भागों में विभाजित किया था, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान। तो ये आपका वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, ये पूरा का पूरा क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दक्षिण का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र है, ये दो भूभागों से बना हुआ है। एक तो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड अपलंट एरिया, यहाँ पे है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के पठार का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। ठीक है, और बघेलखंड का पठार, बघेलखंड भी है लेकिन यहाँ पे बहुत सारी हिल्स भी हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भी विस्तार यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये आपका जो दक्कन का पठार है उसी का ही विस्तार है। दक्कन का पठार आपका मिर्जापुर से चालू हो जाता है, मिर्जापुर से। ठीक है, जब कभी भी आप प्रवेश करेंगे मिर्जापुर वाला क्षेत्र जो आपका यहाँ पे मिर्जापुर मंडल है पूरा का पूरा, यहां से जब आप प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा भूभाग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर भी इस पठारी क्षेत्र में भी बहुत सारी नदियां बहती हैं पर उतनी नदियां नहीं बहती हैं, इसलिए ये क्षेत्र जो है आपका सूखे से प्रभावित क्षेत्र रहता है, सूखा प्रभावित क्षेत्र। यहाँ पे बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा उपजाऊ, क्योंकि तो मिट्टी अलग है, पथरीली मिट्टी है, पठारी मिट्टी है, कंकड़ीली मिट्टी है, तो मिट्टी इसकी अलग है, उपजाऊपन कम है उस मिट्टी में, और दूसरा वर्षा की मात्रा भी कम है, नदियां भी कम है। यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियां, एक तो यमुना की सहायक नदियां यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे केन हो गई, बेतवा हो गई, है ना, केन, बेतवा, टोंस। ठीक है, छोटी छोटी नदियां, टोंस नदी आपकी शायद प्रयागराज में है, आपकी वहीं पर प्रयागराज में जब गंगा यमुना का संगम होता है उसके जस्ट आगे से बहती पहुंचती है। सोन नदी हो गई, तो छोटी छोटी नदियां, सोन तो जाके पटना में मिलती है गंगा से, तो यहां पर नदियां बहुत छोटी छोटी हैं। सिंध हो गई, चंबल नदी हो गई, चंबल यहां पर है, नदियां हैं लेकिन कम है। ठीक है, तो एक कारण ये भी है। इस पठारी क्षेत्र में आपका जैसे झांसी हो गया, जालौन, अब ये थोड़ा सा आप लोगों को इसके जिले भी लिखने चाहिए, समझने चाहिए। झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट मंडल पूरा का पूरा, बांदा, प्रयागराज, ये सारा का सारा क्षेत्र, मिर्जापुर संभाग, ये सब आपका इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहां पर इसमें जो चट्टाने हैं वो नीस की चट्टाने हैं, ये रूपांतरित चट्टाने हैं, नीस की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है बुंदेलखंड के पठार का। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, पानी का अभाव बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे वृक्ष और वनस्पतियां बहुत छोटी हैं, उनका विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मुख्य तौर पे ज्वार, तिलहन, चना, गेहूं, ये मुख्य फसलों के तौर पे यहाँ पर चीजें होती है। ठीक है, तो 3 भौतिक प्रदेशों में हम उत्तर प्रदेश को बांटते हैं और इन 3 भौतिक प्रदेशों में बांट के हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं। स्पष्ट है? आराम से आपको इसको लिखना है, समझना है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। बताएं कोई समस्या हो तो। आसानी से भौतिक प्रदेश को डिकोड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है,
ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोग भी एक बार मुझे कमेंट करके बताएं चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। देखिए साथ साथ आप मेरे साथ साथ ही याद करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। चीज़ों को बाद के लिए हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, साथ साथ ही सब लोग याद करते जाओ, एक दो बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। आज एक चीज़ और आपको याद करवा रहा हूँ, एक फैक्ट याद करा रहा हूँ, तथ्य याद करा रहा हूँ आपको, ठीक है। वो तथ्य याद कर लो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल एक फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट है, याद कर लो। और ये 2-3 दिन याद करोगे तो आपको हो जाएगा। पावर बैकअप ठीक है। चलिए मैं एक फैक्ट याद करा देता हूं, फैक्ट लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928, बस इतना याद कर लेना, 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। याद करेंगे सब लोग, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। याद कर लो इसको, ठीक है, सिंपल सा है। कितना है? 240,928, 240,928, 240,928, 240,928, 240,928 रट लेना है इसको। रटोगे, कई चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, उनमें से एक तथ्य ये है आपका, बिल्कुल रटना चाहिए। और डेली का डेली कुछ ना कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा मैं। ये यूपी का क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर 240,928, ठीक है, याद कर लेना है इसको। जिलों की संख्या कितनी थी? 75। संभागों की संख्या कितनी थी? माफ करिएगा, मंडल की संख्या कितनी थी? 18। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव था? 4 भागों में, ठीक। बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी देखो मैं सेंसस का डेटा यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि सेंसस का डेटा जैसे ही टाइमली आ जाता है तो हम सेंसस को फिर याद कर लेंगे, ठीक है, एक बार। बाकी सेंसस को लेकर के मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। अब हम उत्तर प्रदेश का जो कल का सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, वहां पे मैं यूपी को आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि यूपी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, किस किस राज्य से उनका जुड़ाव है उन जिलों का, इन सब के बारे में हम डिटेल में समग्रता में कल के सेशन में एक एक करके याद करेंगे, ठीक है। अब आज आप लोगों को जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने आपको जो समझाया, इसका एक आंसर राइटिंग आप लोग करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, अभी करेंगे सभी लोग, पेन कागज लेकर के आंसर राइटिंग करेंगे। जितनी चीज समझाई उसे रिकॉल करेंगे और लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और मानचित्र भी बनाएंगे। और ये आपको डेली जो भी कल क्वेश्चन एक दिया था मैंने, वो क्वेश्चन भी आपको लिखना था। आज का क्वेश्चन लिखिए, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए। उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा भाबर और तराई क्षेत्रों की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा उत्तर प्रदेश के सभी भौतिक प्रदेशों, उत्तर प्रदेश के सभी भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं बताइए। तो यहां पे देखिए, भाबर और तराई क्षेत्र भी आपको स्पष्ट करना है कि भाबर क्या है, तराई क्या है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है और जो पठारी क्षेत्र है, उसके बारे में भी आपको चीजों को डिस्कस करना हो जाएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको करना है। करने के बाद आंसर राइटिंग से जुड़ा हुआ इसका जो भी पहलू होगा, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन मैंने लिख लिया फिर कोई चेक नहीं करेगा तो क्या होगा, मुझे पता चलेगा नहीं चलेगा। मैंने आपको एक तरीका बताया है। क्वेश्चन लिखिए,
लिखने के बाद खुद कमियां ढूंढिए, उसमें 500 कमियां आपको खुद दिख जाएंगी कि इसमें कंटेंट नहीं है, इसमें प्रस्तुतिकरण सही नहीं, ये नहीं है, फिर उसका सुधार कीजिए। क्वेश्चन लिखना बड़ी बात नहीं है, सब क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन यदि सुधार नहीं किया आपने, सुधार उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख के होगा। डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, चित्र बनाया कि नहीं बनाया, मैंने अभी आपको ये बात टॉपिक समझाया है, और अभी यदि आप इसको लिखोगे तो शायद आप ज्यादा अच्छे से चीजों को बता पाओगे। ठीक है, कल वाला आंसर किया नहीं होगा, कल लिखा ही नहीं होगा, नहीं लिखते हैं। क्या लिखा कल वाला क्वेश्चन? जितना ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने किसने लिखा है? पिछला से क्वेश्चन जो दिया था मैंने, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने को लेकर के जो प्रस्ताव था उसको लेकर मैंने बोला था। बैठ जाओ अभी। ऑनलाइन वाले जितने भी, देखो जो क्वेश्चन मैं डेली को प्रयास करूंगा कि एक क्वेश्चन आपको देता रहूं, आप इनको लिखते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। जब आप 2 बार 4 बार 10 बार लिख डालोगे तो आपका अपना हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। यदि आप सोचोगे कि अचानक से चमत्कार नहीं होगा आपके साथ। यूपी पे यदि इतना कर लोगे तो यूपी से फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, इस क्लास में इसलिए मेंस को साथ में लेके मैं चल रहा हूँ कि भाई केवल प्री ओरिएंटेड ना रह जाए। यदि उससे मेंस का क्वेश्चन बन रहा है तो भी आपको दिया जाए। कुछ क्लास ऐसी भी होंगी जो फैक्चुअल क्लास होंगी, क्योंकि कुछ चीजें तो मुझे याद कराना पड़ेगा, आपको रटवाना पड़ेगा। ये तो मान लो चलो डायग्राम से मैंने समझा दिया है ना, लेकिन अभी तथ्यात्मक चीजें बहुत हैं। बहुत सारे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए व्यक्तित्व रहेंगे, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो बहुत चीजें याद करानी पड़ेंगी, वो मैं याद करा दूंगा। बट मुद्दा यह है कि मैं जो टास्क दूं, ठीक है, वो टास्क आप लिखें। मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पे यदि उत्तर क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसको फिर लिखो, आप ढूंढ के लाओ। कंटेंट ढूंढोगे, लिखोगे तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो सबको लिखना है, सबको करना है, नहीं करोगे तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे। ठीक।